आज का टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। यह घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है और यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। प्रकृति में कार्बन चक्र को देखते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायुमंडल में उपस्थित CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद इन्हीं पौधों को हम मनुष्य और जंतु खाते हैं और खाने के बाद जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम CO2 को बाहर निकालते हैं और यही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वायुमंडल में चला जाता है। इसमें एक और प्रक्रिया है कि जब ये जीव जंतु मरते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो डीकम्पोज होती है और उस फॉर्म में भी CO2 बाहर निकलता है और ये वापस से वायुमंडल में चला जाता है। नेक्स्ट है, जब यही कार्बनिक यौगिक वाले पौधे और ये जीव जंतु मरते हैं और कई सालों तक पड़े रहते हैं तो इसके बाद ये पेट्रोलियम और कोयला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब हम इनका दहन करते हैं तो फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित हो जाती है। एक दूसरा फॉर्म है कार्बोनेट पानी में मिलना। ठीक है, जब ये कैल्शियम के साथ प्रक्रिया करता है तो उसके बाद ये चूना पत्थर में कन्वर्ट होता है और ये जो चूना पत्थर है इसे हम सीमेंट उद्योग में यूज़ करते हैं और इस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में आ जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो इसे भी देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है और इसी वाष्पीकरण के द्वारा पूरी जल चक्र की प्रक्रिया चलती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है, मतलब बर्फ जो है वो जल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखते हैं किस तरीके से प्रकृति में जल चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे जल चक्र को दिखाया गया है, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे नदियाँ हैं, जो नदियाँ आगे चलकर समुद्र में मिल जाती हैं और यही समुद्र में या नदियों में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल वाष्पीकरण के फॉर्म में ऊपर आता है और बादल बन जाता है। बादल के फॉर्म में रहता है और बादल के फॉर्म में जब रहता है, जब तापमान कम होता है तो ये संघनित हो जाता है और संघनित जल जो होता है वो ओले या वर्षा के फॉर्म में वापस से धरती पर या नदियों में चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो जल को जो जल को ग्रहण करते हैं और फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसे वापस से बादल के फॉर्म में भेज देते हैं और वहाँ पे बादल से वो वर्षा के फॉर्म में वापस से नदियों में या धरती पर पहुँच जाता है, स्थल पे पहुँच जाता है।
और यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि यही जल जब अंतर्स्राव होता है तो उसके थ्रू वो भूजल के फॉर्म में चला आता है, और इसी भूजल को या तो हम पीने के पानी के फॉर्म में ट्यूबवेल से जिसे हम बाहर निकालते हैं, या पेड़ पौधे इसे लेते हैं, फिर हम ये भूजल वापस से हमारे पास आता है और हम उसे नदियों में, समुद्र में या यूज़ करते हुए नालों के थ्रू हम इसे यूज़ करते हैं, और फिर से यही प्रक्रिया दोबारा से रिपीट होती है कि ये वाष्पीकरण के थ्रू बादल बन के फिर से वर्षा करते हैं, और फिर ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं। प्रतिरोपित मीन्स रीप्लांट करना। भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों मतलब होता है जड़, रूट द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा जब हम पौधों को उखाड़ते हैं तो उनके बहुत सारी जो जड़ें होती हैं वह खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती, और जब हम उन्हें दोबारा रीप्लांट करते हैं तो फिर वो पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पैक्टीन भी पाया जाता है। पैक्टीन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला, परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब कि यहाँ से जल और गैसें पास हो सकती हैं, की तरह कार्य करती हैं। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अंतःशोषण, एब्जॉर्प्शन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है। यहाँ पे मृदा विलयन है, ठीक है, और ये है हमारा मूल रोम जो हमारा रूट है, और यहाँ पे अंतःशोषण हो रहा है, इसका मतलब इम्बिबिशन हो रहा है, और इसी के थ्रू ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है अंतःशोषण। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों यानी फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, और इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण करना कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। और उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा की वायु, सॉइल लेयर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? याद रखिएगा यहाँ पे पूछा गया है जोड़ती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ना कि छोड़ते हैं। ये तो प्रक्रिया इसमें ऐड नहीं हो सकती। श्वसन, हम जो सांस लेते हैं इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो ये हो सकता है। जैव पदार्थों का अपक्षय, जैव पदार्थ जब डिकम्पोज होते हैं तो उससे कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये भी है। ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है।
स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ना कि उसे विमोचित मतलब रिलीज करना, ना कि वो उसे रिलीज करते हैं अथवा जोड़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता याद रखिएगा। यहाँ पे है श्वसन प्रक्रिया बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण ये नहीं बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय ये बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे बी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका उत्तर होगा सी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होना मतलब पिघलना होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल में नमी पर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, यह भी सही नहीं है। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, यह उत्तर सही है। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। प्रतिरोपण मतलब जब हम उन्हें रीप्लांट करते हैं तो उससे पहले जब हमने उस पौधों को उखाड़ा होता है तो उसी समय उसकी जड़ें जो होती हैं कुछ नष्ट हो चुकी होती हैं। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अगला सब टॉपिक है वायुमंडल। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं और एक स्थिर अनुपात होता है उसका। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। यौगिक में कोई दो पदार्थ या तत्व एक स्थिर अनुपात में होते हैं और वहीं मिश्रण में वह किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों में वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसका मतलब वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी की परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यही मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की होती है। सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा हम यहाँ पे इनकी परसेंटेज को देखेंगे, परसेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है जो कि सबसे अधिक है। ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है जो कि दूसरे नंबर पे
सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। थर्ड है ऑर्गन, जो कि 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियॉन 0.002% है। हीलियम 0.0005% है। क्रिप्टॉन 0.001% है और जेनॉन 0.00009% है। हाइड्रोजन उससे भी कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि है 0.00005%। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, स्वपोषित पेड़ पौधे जो खुद से ही पोषित होते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इसे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे होता है, तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम जंतु लेते हैं, इसमें मनुष्य भी आता है, और फिर यही ऑक्सीजन लेने के बाद हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। चाहे ये हमारे डेथ के बाद या जानवरों के डेथ के बाद डिकम्पोज होकर CO2 के फॉर्म में आए, या हमारी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा CO2 के फॉर्म में आए। उसके बाद यही CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, इसे फिर से पौधे फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद यही पौधे फिर से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और जिसके बाद इस ऑक्सीजन को हम वापस से ग्रहण करते हैं। तो ये संतुलन इस साइकिल के थ्रू चलता रहता है। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हमने पढ़ा था, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, जो कि हमने ऊपर चार्ट में देखा था, सारी गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है और विद्युत अपघटय है। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि ये वायु एक मिश्रण है और इसका एक्सप्लेनेशन है, मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें यहाँ पे यह किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा था, वहाँ पे अलग अलग % में गैसें मिश्रित फॉर्म में थी, मिक्स्ड फॉर्म में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम हमने पढ़ा था, ऑर्गन वो भी पढ़ा था, नियॉन ये भी था, लेकिन रेडॉन नहीं था। सो आंसर होगा इसका सी, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है, मतलब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.08% हमने चार्ट में पढ़ा था, तो इसका परसेंटेज 78.08% होती है, जो कि सबसे अधिक होती है। तो उत्तर होगा आपका डी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जो कि 78.08% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का,
हाइड्रोजन का, तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन का, जो कि हमने ऊपर ही अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है उसका उत्तर है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन 78.08%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। इसका उत्तर होगा डी, ऑक्सीजन। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पेड़ पौधे वायु, प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर यही पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, यह कार्य है। शोर का अवशोषण करना, ये भी कार्य है। वायु का प्रदूषण, ये नहीं होता है। ऑक्सीजन की विमुक्ति, ये होता है। तो इसका उत्तर है, उन्होंने कौन सा कार्य नहीं है कहा है, तो वायु का प्रदूषण नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, यानी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं।